जी नमस्कार दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम विमल है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी क्लियर है जी। हाय। जी जी नमस्कार दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम विमल है। और हाँ सबसे विमल पहले भाई। बहुत बहुत हाय हाँ, विमल भाई, नमस्कार भैया। नमस्कार जी, नमस्कार। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है वो पानी स्नेहंचल ग्रुप का कि मुझे ये सेवा का अवसर दिया। और बहुत बहुत बधाई भी है ग्रुप को, जो ट्रेडिशंस पे ये श्रृंखला, ये सीरीज शुरू की है। एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आमतौर पे परंपराओं को, ट्रेडिशंस को उतना सम्मान नहीं मिलता या उनका महत्व उतना नहीं समझा जाता। एक आम मानसिकता है कि ट्रेडिशंस सिर्फ उनके लिए हैं जिनको ए में कोई पद लेके सेवा करनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रेडिशंस एक सामान्य सदस्य के लिए भी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के एक आम सदस्य के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक सामान्य सदस्य के तौर पे भी मुझे इन ट्रेडिशंस की जानकारी होनी चाहिए और मुझे इनका पालन करना होता है। अन्यथा जाने अनजाने में मैं खुद को भी और ग्रुप को भी और ए को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं, जो कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं होता और ना ही होना चाहिए। तो इसलिए ये महत्व हमें समझना पड़ेगा कि परंपराएं सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पद लेके कोई काम करते हैं ए में। ये एक आम सामान्य सदस्य के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कदमों ने मेरे जीवन को दिशा दी, जो मेरा जीवन दिशाहीन था, तो कदमों ने मेरे जीवन को दिशा दी, उसी प्रकार ये परंपराएं भी मुझे ए में काम करने की, ए में रहने की, ए में किस तरीके से मुझे चलना है, वो एक दिशा देती है। और सिर्फ ए में नहीं, जितना कदम मुझे अपनी जिंदगी में मदद करते हैं, अगर मैं इन परंपराओं को अपने जीवन में लागू करूं, तो ए के बाहर के जीवन में भी ये मुझे बहुत ज्यादा मदद करती है। ये वही बात है ना कि करके देखने वाली बात है, अनुभव वाली बात है, किसी के कहने से नहीं होता। इसलिए मैं ग्रुप को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि परंपराओं के बारे में इतना गंभीरता से सोचा है और एक सीरीज शुरू की है। तो उसी पे हम आज बात करेंगे। और पहला सवाल आता है कि परंपराओं की जरूरत क्या पड़ी, क्यों बनाई गई। तो जब शुरुआत में अल्कोहलिक्स अनोनिमस बना था और जब बढ़ना शुरू हुआ, काफी पब्लिसिटी भी मिलने लगी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, तो हर तरह के सदस्य आने लगे, हर प्रकार के मेंबर्स। और मेरे जैसा शराबी बहुत बिगड़ैल किस्म का होता है, किसी की सुनता नहीं है। तो वहां पे बिल डब्ल्यू को ने जब देखा कि कैसा वातावरण बन रहा है, तो उसको ये विचार आया कि इतने बिगड़ैल शराबी, ये सब अलग अलग दिशा में भागेंगे, और जब सब अलग अलग दिशा में भागेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, तो पूरी संभावना है कि शायद ये खुद भी ना बचे और ये भी ना बचे। ये कैसे इतने बिगड़ैल शराबी एक साथ रह के और एक साथ काम कर सकते हैं, कैसे एक साथ रहेंगे, कैसे एक साथ काम करेंगे। तो उसके लिए कोई एक सूत्र, कोई एक धागा जरूरी था, जो इन सबको एक साथ बांध के रख सके। रस्सी नहीं, धागे की बात कर रहा हूं मैं, जो इन सबको एक साथ बांध के रख सके। तो उसी उद्देश्य से ये परंपराएं बनाई गई, ताकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को एक दिशा मिले, जो ग्रुप चल रहे हैं उनको एक दिशा मिले, सब एक ही दिशा में चले। तभी उसने परंपराओं की शुरुआत एक ही वर्ड से शुरू की, कॉमन वेलफेयर। कि सभी एक ही जैसा सोचे, एक ही जैसा करे, एक ही जैसी दिशा में चले, तब तो ए सरवाइव करेगा, नहीं तो ए सरवाइव नहीं कर पाए। तो इस वजह से ये ट्रेडिशंस बनाई गई और इसी चीज से इसका महत्व पता चलता है। पिछले 2 सेशंस में हमने पहली 2 परंपराओं के बारे में जाना। पहली परंपरा कहती है, आर कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट, पर्सनल रिकवरी डिपेंड्स अपॉन ए यूनिटी। हमारा सामूहिक कल्याण सर्वप्रथम है और अपनी व्यक्तिगत रोग मुक्ति जो है वो एक ही एकता पर निर्भर करती है। अब कॉमन वेलफेयर क्यों चाहिए, सामूहिक कल्याण क्यों चाहिए? अभी मैं रिकवर हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कॉमन वेलफेयर इसलिए चाहिए क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम कॉमन है।
कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन सोल्यूशन है। समस्या भी एक जैसी है, समाधान भी एक जैसा है। तो जब एक जैसा है, समस्या भी एक जैसी है, समाधान भी एक जैसा है, तो सबकी भलाई देखी जाएगी, तभी सबका समाधान होगा। अकेले रह के तो मैंने भी बहुत कोशिश कर ली थी ना, नहीं कुछ कर पाया। इसलिए जोर दिया गया इस बात पे कि कॉमन वेलफेयर, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन सोल्यूशन है। फिर दूसरी परंपरा ने क्या कहा? फॉर अ ग्रुप पर्पस देयर इज ओनली बट ओनली वन अल्टीमेट अथॉरिटी अलाउिंग गॉड एज ही may express in himself in our group conscious. Our leaders are but trusted servants, they do not govern. तो हमारे समूह के उद्देश्य के लिए एक ही परम अधिकारी है, हमारा प्रिय ईश्वर, जो ग्रुप की अंतरात्मा में स्वयं को व्यक्त करता है। तो यहाँ हमें पता चला, जब हम पिछले सेशन में दूसरी परंपरा के बारे में जान रहे थे, तो वहां हमें पता चला कि ग्रुप की अंतरात्मा क्या होती है। वहां सिर्फ हाँ ना या का वो नहीं होता सवाल, या सिर्फ हाथ उठा के ग्रुप कॉन्शियस नहीं होते। जिस मुद्दे पे ग्रुप कॉन्शियस हो रही है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है या नहीं है। जो सदस्य वोटिंग कर रहे हैं उस मुद्दे पे, उनके पास पूरी और स्पष्ट जानकारी है या नहीं है। वो होनी जरूरी है, तभी उसे ग्रुप की अंतरात्मा की आवाज कहा जाए। सिर्फ हाथ उठाने से ग्रुप की अंतरात्मा नहीं बोलती। तो ये एक चीज हमें वहां पे जानकारी मिली। और फिर दूसरी चीज उसने कहा कि लीडर्स आर बट ट्रस्टेड सर्विस, दे डू नॉट गवर्न। लीडर्स हम चुनते हैं, लीडर भी हैं और ट्रस्टेड सर्वेंट भी हैं। हमारा नेतृत्व भी करते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैं, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वसनीय सेवक हैं तो उन पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हमने ये भी जाना कि जो लीडर होता है वो ना तो ऑर्डर टेकर हो सकता है, ना ऑर्डर गिवर हो सकता है। ए में जो लीडर होता है, ना तो उसका काम है सिर्फ आदेश लेना, ना उसका काम है आदेश देना। शासन नहीं कर सकता, लेकिन उस पर हम भी शासन नहीं कर सकते। उसके बाद एक विशेषाधिकार होता है कि विशेष परिस्थितियों में वो अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी कॉमन सेंस यूज कर सकता है। वो सिर्फ पोस्टमैन का काम नहीं करता। और जहां पे लिखता है फॉर आर ग्रुप पर्पस, तो वो समूह कोई भी हो सकता है, एक छोटा ग्रुप भी हो सकता है, इंटर ग्रुप भी हो सकता है, एरिया कमेटी भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। जहां पे भी किसी मुद्दे पे, एक महत्व के मुद्दे पे वोटिंग हो रही है, वो एक समूह है और उसके लिए ग्रुप पहुंचा जरूर है। तो ये दो पहली परंपराओं में हमने जाना। अब बात आई कॉमन वेलफेयर, और उसके नीचे बात आई कॉमन प्रॉब्लम और कॉमन सॉल्यूशन। तो जब प्रॉब्लम कॉमन है, सॉल्यूशन कॉमन है, तो सबके साथ व्यवहार भी कॉमन होना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। जिसकी मेरे जैसी समस्या है, जिसका मेरे जैसा समाधान है, उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। और यहीं से निकल के आती है परंपरा 3, ट्रेडिशन 3, कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे शराब छोड़ने आया हूँ एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो उसका हमें स्वागत करना है। एक लाइन कहती है, थर्ड ट्रेडिशन क्या कहती है? द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। एक ही सदस्यता पाने की एकमात्र आवश्यकता है शराब छोड़ने की इच्छा। सिर्फ एक लाइन है ये, बाकी और कोई भी ट्रेडिशन एक लाइन में नहीं। 5वीं ट्रेडिशन को अगर छोड़ दें, बाकी कोई भी ट्रेडिशन एक लाइन में नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशन सिर्फ एक वाक्य है इसमें। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। लेकिन ये एक लाइन जो है, जो बहुत गहरा मतलब लिए हुए, शायद सब परंपराओं से ज्यादा गहरा मतलब, सब परंपराओं से ज्यादा गहरा ही है इसमें। विल डब्ल्यू ने नाम दिया है कि दिस इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। ट्रेडिशन सी इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, यानी उसके हिसाब से
ये तीसरी परंपरा अपने आप में बहुत विस्तार से चीजें समेटे हुए, ये एक लाइन, बहुत सारी इसका इतिहास है। ये इतनी आसानी से नहीं बनी, बहुत तकलीफें, बहुत समस्याएं, बहुत मुसीबतें, इन सब का सामना करने के बाद ये सबक सीखा गया। ये जो तीसरी परंपरा है, ये एक सबक है जो हमने सीखा, हमारे पायनियर मेंबर्स ने सीखा कि हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति ये के दरवाजे पे आता है, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, उसका स्वागत है। लेकिन सीखा गया बहुत कड़वे अनुभवों के साथ, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां झेलने के बाद। अब तीसरी परंपरा की, जैसे हम जानते हैं हर परंपरा के शॉर्ट फॉर्म है, एक लॉन्ग फॉर्म है, लंबा प्रारूप है। तो इसका लंबा प्रारूप क्या कहता है, लॉन्ग फॉर्म क्या कहती है? ट्रेडिशन 3 की लॉन्ग फॉर्म कहती है, आर मेंबरशिप और टू इंक्लूड ऑल हु सफर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। हमारी सदस्यता में वो सब लोग होने चाहिए जो शराबीपन से पीड़ित है। सब लोग, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, वो सब लोग शामिल होने चाहिए जो शराबीपन से पीड़ित हैं। Hence we may refuse none who wish to recover। इसलिए जो भी व्यक्ति रिकवर होना चाहता है शराबीपन से, हम उसे मना नहीं कर सकते। किस चीज से मना नहीं कर सकते? एम का सदस्य बनने से हम रोक नहीं सकते उसे। जो भी शराबीपन से रोग मुक्ति चाहता है, हम उसे मना नहीं कर सकते। उसके आगे वो क्या कह रहा है? नॉर ऑट ए मेंबरशिप एवर डिपेंड अपॉन मनी और कंफर्मिटी। अब बहुत सारी चीजें, एक लाइन उसने शॉर्ट फॉर्म में कही, लेकिन यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कह रहा है कि एक ही सदस्यता पैसे पे या किसी चीज का पालन करने पे, किसी भी चीज का पालन करने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई नियम हो, चाहे कोई कायदा हो, चाहे कुछ भी हो, कि आप इन चीजों का पालन करोगे तो आप एक का सदस्य बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ना पैसे पे निर्भर है कि आप इतना पैसा दोगे तो बन सकते हो, वो नहीं हो सकता कभी भी। एनी टू और थ्री अल्कोहलिक गैदर टुगेदर फॉर सोब्रिटी दे कॉल देमसेल्व्स एन AA ग्रुप। कोई भी 2 या 3 शराबी जो रिकवरी के उद्देश्य से, रोग मुक्ति के उद्देश्य से इकट्ठे होकर बात करते हैं, वो खुद को एक का समूह कह सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट एज अ ग्रुप दे हैव नो अदर एफिलिएशन। एक समूह के तौर पर वो उनका किसी और चीज से, किसी और भी संस्था से या किसी और मुद्दे से कोई संबंध ना हो। जब एक ही बात करने बैठे हैं तो वहां पे AA की ही बात होगी। रिकवरी की बात करने बैठे हैं तो रिकवरी की ही बात होगी, वहां पे कोई और मुद्दा नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने 2 चीजें अतिरिक्त डाल दी, जो एक लाइन हमने पढ़ी है। उसके अलावा ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक सदस्य नहीं बन सकते, या आप फला चीज का पालन नहीं करते हो इसलिए आप एक सदस्य नहीं बन सकते। और अगर एक समूह आप हो तो एक समूह के तौर पे आपका कोई भी और किसी के चीज के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एक सदस्य एक समूह नहीं कहलाओगे अगर आप किसी और के साथ बाहरी संबंध रखते। अब क्यों ए में कोई नियम कायदा नहीं है, कहते हैं इस परंपराएं जो है ये भी सजेस्टेड है, मैं पालन करूं या ना करूं मेरी मर्जी है। तो ये क्यों परंपराएं बनाई गई हैं, लेकिन कोई नियम या कायदा क्यों नहीं बनाया? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में किसी प्रकार का कोई नियम या कायदा नहीं, क्यों नहीं बनाए गए? इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। रजिस्ट्रेशन में पहला सवाल यही पूछता है, इसमें एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंटाइटल टू हैव रूल्स फॉर मेंबरशिप। किसी भी संस्था में चले जाओ, कोई भी संस्था किसी भी प्रकार की हो, क्या उसका अधिकार नहीं होता कि वो अपनी सदस्यता के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए? हर संस्था के पास ये अधिकार होता है। मैं किसी क्लब में भी जाऊं तो कोई ना कोई फॉर्म भरवाएंगे जिसमें मेरी डिटेल लिखवाएंगे, हो सकता है वहां पे कुछ फीस भी हो जो मुझे भरनी पड़े।
बेशक उस क्लब में मैं हो सकता है पीने की भी व्यवस्था हो, खाने की भी व्यवस्था हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लब के अलावा, रेस्टोरेंट के अलावा मैं कहीं भी और कोई अपनी सदस्यता लेने चाहता हूँ, वहां भी वो मेरा जो है वो व्यक्तिगत विवरण पूछेंगे। आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, बताइए, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, परिवार में कौन कौन है, 100 चीजें पूछ सकते हैं। और फिर वहां के नियम कायदे डेफिनेटली होंगे। क्लब में जाऊंगा, कुछ टाइमिंग्स होंगे, कुछ होगा, किसी में ड्रेस कोड भी होता है कि आप इस प्रकार के कपड़े पहन के आ सकते हो, इस प्रकार के नहीं आ सकते। या किसी और संस्था का सदस्य बनूंगा तो वहां भी कुछ नियम कायदे। क्लबों या रेस्टोरेंट के अलावा बाकी किसी भी संस्था में एक नियम तो पक्का होता है, चाहे वो लिखा हो या ना लिखा हो, रिटन और अनरिटन, एक रूल तो पक्का होता है। किसी भी वो संस्था का मेंबर ले लूं, एक रूल पक्का होता है कि आप यहाँ पी कर नहीं आ सकते। आप पी कर जाओगे, आपको बाहर निकाल देंगे। चाहे वो मेरा ऑफिस हो, चाहे वो मेरा कोई और सोशल कोई संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, एक रिटर्न हो या अनरिटर्न हो, ये रूल जरूर होता है कि आप पी कर नहीं आ सकते। अब यही में तो ऐसा रूल भी नहीं है, आप पी के भी आ सकते। तो ये सवाल पूछा कि ए ने अपना ये विशेषाधिकार क्यों त्याग किया, अगली लाइन में पूछता। हर संस्था अपने नियम कायदे बनाती है, ए ने अपना कोई नियम कायदा क्यों नहीं बनाया? सवाल ये है। तो उसका जवाब ये है, वो सब हम करके देख चुके। शुरुआती सदस्यों ने कर ली कोशिश, सब नियम कायदे बना के देख लिए, सब नियम कायदे बना के देख लिए, कुछ नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुए, वो कामयाब नहीं हुए। सब कुछ करके देख लिया। और ये भी एक हिस्ट्री है, लगभग 1945 की बात है। जो ए का हेडक्वार्टर था उस समय, जिसे एल्कोहलिक फाउंडेशन बोलते थे, उन्होंने सभी ग्रुपों से बोला कि आपके जो भी नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन हैं उनकी लिस्ट भेजो हमारे पास, हम देखते हैं क्या क्या रूल्स बनाए हुए हैं। और जब उन्होंने अपने रूल्स, सब ग्रुप ने अपने रूल्स रेगुलेशन भेजे, तो इतने ज्यादा थे और इतने सख्त थे, इतने ज्यादा थे और इतने सख्त थे कि बीएलडब्ल्यू खुद कहता है किसी भी मेंबर, किसी भी शराबी का एक ऐसा सदस्य बनना लगभग असंभव था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर वो सारे रूल जो है वो अप्लाई हो गए होते तो किसी भी शराबी का एक ऐसा सदस्य बनना लगभग असंभव था। और एक जगह तो बिल ने यहाँ तक लिखा है कि अगर वो सब रूल रेगुलेशंस वो सब अप्लाई कर दिए गए होते, लागू कर दिए गए होते, तो शायद डॉक्टर बाब और मैं खुद एक सदस्य नहीं रहते। इतने सख्त नियम और कायदे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और कल्पना करो, मैं जब ए में आया था, जिस दिन कमरे में घुसा था पहली बार, मुझे खुद नहीं पता था ए के बारे में, क्या है ए, क्या करता है, क्यों करता है। इतना पता था कि वहां शराब छुड़ाने के लिए कुछ करते। तो मैं कमरे में घुसा, 2 मेंबर खड़े हुए थे, मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, मैं थोड़ा पहले पहुंच गया था। वो मैं वहां गया, मैंने पूछा उनसे, जी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग यहाँ पे होती है? उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ होती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको शराब से समस्या है? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने पूछा आप शराब छोड़ना चाहते? मैंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने अगला कोई सवाल नहीं किया, मुझे गले से लगा लिया, आओ जी स्वागत है आपका, आप बैठो। अब कल्पना करो कि मैं अगर वहां पे घुसता, वो पहले ये 2 सवाल मुझसे पूछते कि आप शराब से समस्या है, शराब छोड़ना चाहते, और फिर तीसरा सवाल आता अपना बायोडेटा लाए हो, अपना बायोडेटा लाए हो, अपना दिखाओ हमें जरा, आप कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या 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 करके आए हो, कहाँ से आए हो, बायोडेटा दिखाओ जरा, हम वो चेक करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। या वो मेरे को लेके बैठ जाते, अच्छा जी पहले कुछ सवालों का जवाब दो, फिर आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हो या नहीं आ सकते। अच्छा बताओ जी कहाँ से आए हो, कितना कमाते हो, कितना पढ़े हो,
क्या धर्म है, क्या जाति है, ये ना पूछते तो या परिवार में कौन है, वो सारी कहानी इंटरव्यू लेना शुरू कर देते। तो कितनी देर टिकता वहां पे, कितनी देर बैठता, और ये होता था, इनिशियली ये होता था। तो वो करके देख चुके सब, इसलिए वो कह रहा है कि अगर वो सब रूल बनाए होते तो शायद ही कोई शराबी का सदस्य बन पाता। इसलिए वो सारे नियम कायदे जो है वो बाहर फेंक दिए गए। आप ऊपर देखो, उसने लिखा है ये थ्रोन अवे ऑल मेंबरशिप रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट माइट कीप यू आउट। हमने वो सारे नियम और कायदे बाहर फेंक दिए हैं जो आपको बाहर रख सकते हैं, यही से बाहर रख सकते हैं। वी वांट यू टू हैव द सेम चांस ऑफ सोब्राइटी दैट वी हैव हैड। मुझे हमें जो रिकवरी का मौका मिला है, सोब्राइटी का जो अवसर मिला है, हम चाहते हैं आपको भी वही अवसर मिले। हम आपसे वो अवसर छीनना नहीं चाहते, आपको भी वो मौका मिलना चाहिए। आपका भी उतना ही हक है उस मौके को प्राप्त करने का जितना हमें। तो ये चीज समझ में आई, लेकिन बहुत कड़े थे अनुभवों के बाद। आगे वो कह रहा है तो भाई कोई ये पूछ सकता है कि ये चलिए इसमें खुद रूल है, मेंबरशिप की आवश्यकता है, ये तो आपने आवश्यकता बोल दिया, ये सदस्यता की आवश्यकता है, शराब छोड़ने की इच्छा। तो भाई ये तो रूल हो गया ना, लेकिन इसका भी जवाब बड़ा सिंपल है, ये रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन तय करेगा कि डिजायर है या नहीं है, तो कौन तय करेगा? कोई नया सदस्य आता है तो मीटिंग में बैठे हुए सदस्य तय नहीं कर सकते इसकी डिजायर है या नहीं है। उसने लास्ट लाइन में एक चीज लिखी कि बहुत सारे मेंबर हाफ हार्टेडली आते, आधे अधूरे मन से। कुछ लोग परिवार के दबाव में आते हैं, कुछ को नौकरी जाने का खतरा होता है इसलिए आते हैं, कुछ लोग जो है इसमें लुट पीट चुके होते हैं कि कुछ रास्ता ही नहीं होता। अमेरिका जैसे देशों में तो कोर्ट ऑर्डर करता है आप एक ही मीटिंग में जाओ, आधे अधूरे मन से आते हैं। लेकिन जो पूरे मन से भी आते हैं तो कौन तय करेगा? तो सीधा जवाब है जो व्यक्ति आया है वो खुद तय करेगा कि डिजायर है या नहीं है। हम कौन होते हैं जज करने वाले? हम कैसे जज कर सकते हैं? बात तो ये है, हमारे पास क्या पैमाना है ये तय करने का कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी वाकई में इच्छा है शराब छोड़ने की या नहीं है, तो कितनी है? हमारे पास तो कोई पैमाना नहीं है तय करने का। पहले था, करते थे, उस पे भी मैं आऊंगा आगे, लेकिन अब तो कोई पैमाना नहीं है। तो जो व्यक्ति आया है वो खुद तय करेगा, वो खुद बताएगा। और अगर वो कहता है मेरी इच्छा है, मैं ये में बैठना चाहता हूँ, हम मना नहीं कर सकते उसे। अब पुराने जमाने में तो वो नहीं होता था। मान लो आज के दिन ऐसा कोई नियम कायदा होता कि जी हम डिजायर चेक करेंगे कि इसकी वाकई इच्छा है या नहीं, तो कैसे तय करेंगे? क्या चेहरा देख के? यार इसके चेहरे से तो लग रहा है कि ये छोड़ना नहीं चाहता, ये तो ऐसी ऊपर ऊपर से बोल रहा। यहाँ कल्पना करो, आजकल तो लाई डिटेक्टर टेस्ट है। अब मुझे बिठा के वो मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करना शुरू कर देते कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। चेक करो कि वाकई में कह रहा है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, तो ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, जरा इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करो। अगर उसमें पास होगा तो हम इसको ए में आने देंगे। तो ये चीजें सोच के हंसी भी आती है और डर भी लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो कम से कम मैं तो ए में नहीं होता, और मुझे नहीं पता कितने मेंबर होते हैं या कितने नहीं होते। तो इसलिए ये भी आने वाले सदस्य के ऊपर छोड़ दिया गया। आपकी ईमानदारी है, आप कह रहे हो शराब छोड़ना चाहते हो, हम मानते हैं उस चीज को, आओ बैठो, आपको भी वही अवसर मिलेगा जो हमें मिला है। ये कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसी परंपरा ने ये जो कहा है
कि कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी लिंग के हो, किसी भी आर्थिक, कोई भी आर्थिक स्थिति है आपकी, कितने पैसे वाले हो नहीं हो, कौन सा रंग है, कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, शादीशुदा हो कुंवारे हो, कुछ भी है, नौकरी करते हो बिजनेस करते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप आगे कहते हो मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, आपका स्वागत है, आगे बैठो। अब कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि मेरा जैसा शराबी जो है वो स्वभाव से ही विद्रोही होता, वो नहीं मानता किसी की, वो किसी के नहीं मानता। अगर मानता होता तो मैं शराबी बनता ही। समाज ने कुछ नियम बनाए हैं, भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, ना तो मैंने कभी भगवान के नियम माने, ना कभी इंसान के, समाज के। भगवान ने नियम बनाया कि माँ बाप की सेवा करो, मैंने उल्टा किया, शराब पी के माँ बाप से सेवा करवा रहा था। समाज ने नियम बनाया कि परिवार की जिम्मेदारी लो, मैंने उल्टा कर दिया, मैं परिवार पे बोझ बन गया। मेरे रास्ते में कोई भी बाधा खड़ी करे, मैं विद्रोही हो जाता हूँ, तुरंत एंगर रिजेंटमेंट वो सारी चीजें आने लग जाती। तो स्वभाव से मैं विद्रोही होता हूँ। और अगर मुझ पे कोई जोर जबरदस्ती करे, मैं कभी नहीं मानता, कभी नहीं मानता, जोर जबरदस्ती से मैं कभी नहीं मानता। और राम शराबी के बारे में भी यही धारणा है कि जोर जबरदस्ती से वो काबू में नहीं मानते। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कन्विंस कर सके, जो मुझे विश्वास दिला सके कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आता हूँ तो मुझे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, मुझे मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा। वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी कहा ना कि शराबी को हवाई बातों से कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसके संदेश में वजन होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे लागू होती है। अगर मुझे ए का सदस्य बनना है तो आगे मैं पहले जानकारी लूंगा, मेरे को कितने पैसे लगेंगे, आप लोग बोलोगे कोई पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा कितना मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप आ जाओ बैठ जाओ, आप आ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नियम कोई कायदे नहीं जी, कुछ नहीं है। आपको किसी चीज का पालन नहीं करना, कोई टाइमिंग कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जब ऐसी चीजें नहीं होती, सारी शंकाएं निकल जाती, सारी शंकाएं निकल जाती है। तो बिल डब्ल्यू कहता है कि हम किसी भी शराबी से आधे रास्ते पे नहीं मिल सकते। मेरे जैसा शराबी दुबक के रहता है ना, मेरे जैसा शराबी समाज से कट के दुबक के रहता है, 12 स्टेप कॉल पे जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उस जगह से निकालना शराबी को। उसको विश्वास दिलाने के लिए सारी चीजें जरूरी हैं कि कोई पैसा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कायदे नहीं है, आपको किसी चीज का पालन नहीं करना है, सारी चीजें जरूरी हैं। तब वो शराबी मानता है कि अच्छा ठीक है, और तब वो आता है। तो ये जितनी परंपराएं बनाई गई, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, वो इसी चीज को देखते हुए बनाई गई है कि मुझे, मेरे जैसा शराबी जो है वो स्वभाव से विद्रोही होता। तो इसलिए ये तीसरी परंपरा में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी, मनी कंफॉर्मिटी कुछ भी नहीं, सिंपल शराब छोड़ने की इच्छा है तो आ जाओ, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू शुरू में जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही सख्त नियम और कायदे थे, लेकिन उनका कारण क्या था? कारण ये था, कारण था डर। शुरू शुरू में वातावरण ऐसा था, माहौल ऐसा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कि सब डरे रहते थे।
लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई सोबर हो रहा था, कोई नहीं हो रहा था, कोई कुछ दिन सोबर रहता था, फिर लुढ़क जाता था। और फिर एज जैसे बढ़ना शुरू हुआ, पब्लिसिटी मिलनी शुरू हुई, पब्लिक की आंखों में, आम जनता की आंखों में आने लगा, सार्वजनिक रूप से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को लोग जानने लगे, तो हर प्रकार के लोग आने लगे, हर प्रकार के लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने लगे। जब आने लगे तो डर पैदा हुआ, और डर, और उस डर की वजह से वो शुरुआती मेंबर बड़े इंटॉलरेंट होते, असहनशील, बर्दाश्त नहीं होता था उनसे कि पता नहीं कैसे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। अब उनमें एक बड़ी, इसको हम मजाकिया भी कह सकते हैं, देखा जाए तो बड़े गंभीर चीज भी है कि उस समय के मेंबर अपने आसपास ऐसा दीवार खड़ी कर सकती थी कि एक काल्पनिक पात्र उन्होंने बना रखा था जिसे वो कहते थे कि एक जो है प्योर अल्कोहल, विशुद्ध शराबी। यानी जिस शराबी के अंदर शराब पीने के अलावा या शराबीपन के अलावा और कोई अवगुण ना, और कोई चरित्र दोष ना, प्योर अल्कोहल। और उस पर भी तुड़ रहा है ये रिस्पेक्टेबल अल्कोहल, सम्मानित शराबी। सोच के देखें, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा दुनिया में सम्मानित शराबी या प्योर शराबी। तो इतना उनको डर था कि शराब के अलावा अगर कोई भी और दूसरा कोई दोष है, उसको वे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। इसलिए उसने, चाहे वो भिखारी, आवारा लोग जो एजाइलम में रह के आते थे, वो लोग, कैदी, समलैंगिक, हिमसेक्स वाले, पागल, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने कहा फॉलन विमेन, जो खराब चरित्र की औरतें होती थी, इन सबको ए से दूर रखा जाता था, ए में अलाउड नहीं। और ये तो बहुत बाद में आया, ये सब तो बाहर से ही। शराबीपन के अलावा कोई भी और त्रुटि है तो आप ए में नहीं आ सकते। क्यों? कोई आवारा आ गया तो पता नहीं ए का क्या नुकसान कर देगा, कोई कैदी आ गया जेल से छूट गए, वो सीधा यहाँ पे आ गया तो पता नहीं औरों को भी बिगाड़ देगा। पहले ही वो जो है वो नाव जो है डामाडोल थी, एल्कोहलिक नाव की नाव डामाडोल होती थी, पता नहीं कब कौन कूद जाएगा, तो साथ में 4 को और लेके डूबेगा। तो ऐसे लोग आ गए, पता नहीं क्या होगा। यहाँ तक कि शुरू में डॉक्टर बॉब के पास एक कोई लेके आया था, एक लेडी को, कि आप इनके साथ काम करो, इनको टेस्ट चेक करो, इनकी रिकवरी में काम करो। डॉक्टर बॉब ने हाथ जोड़ दिए थे। लेडी नो, मैं नहीं कर सकता। वो खराब चरित्र वाली और से तो छोड़ दो, किसी भी लेडी को वो लेने को तैयार नहीं थे उस टाइम, शुरू शुरू की बात। तो ये हालात थे उस टाइम पे। अब ये मैंने जैसे पहले तो मजाकिया लग सकता है कि सम्मानित शराबी, रिस्पेक्टेबल अल्कोहलिक, वो कैसे हो सकता है। लेकिन समस्या यही थी कि इतनी घबराहट, इतना डर था कि ये सारी चीजें उस टाइम पे वो करते। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास में, जिन्होंने ये सबक दिया कि हम ये भेदभाव कर ही नहीं सकते। हम ना तो जज बन सकते हैं, ना हम सजा देने वाले बन सकते हैं, ना हम फैसला लिखने वाले बन सकते हैं, और ना ही हम उस सजा को कार्यान्वित करने वाले बन सकते हैं। और यहाँ पे उन घटनाओं, उनमें से कुछ घटनाओं का उल्लेख करना जरूरी। कुछ कहानियां हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं। 2 कहानियां तो 12 एंड 12 में ही दी गई हैं, जो मैं पढ़ूंगा उसमें से। और उसके अलावा कुछ और 1-2 कहानियां हैं जो 12 एंड 12 में नहीं है, लेकिन वो सच्ची घटना है। पहले मैं यहाँ से लेता हूँ, पहले मैं दूसरी कहानी लूंगा 12 एंड 12 से।
एक व्यक्ति आता है सेल्समैन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप में, जिसको काल्पनिक नाम दिया गया एड, लेकिन उसका असली नाम था जिम्बी। जिम्बी उसका असली नाम था। वो एक सदस्य नया आता है, उसको कहा गया पावर ड्राइव, सबको अपने तरीके से चलाना। पावर ड्राइवर क्या होता है? अपने तरीके से चलाने की कोशिश। जैसे हमने पिछली बार दूसरी परंपरा में देखा था कि अब मैं बताता हूँ ए को कैसे चलाना, ग्रुप को कैसे चलाना। तो पावर ड्राइवर और अक्खर, अक्खर किस्म का व्यक्ति हर रोज हर पल उसको एक नया आइडिया आता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कैसे बेहतर कर सकते हैं या इसको कैसे और सही तरीके से चलाना चाहिए। हर पल नया, हर पल नया विचार। और वो फेलो मेंबरों को बताता था, परेशान होते थे, बड़े उत्साह से बताता था, लेकिन वो परेशान होते थे। लेकिन एक विचार, चलो दूसरे तो सुन लेते थे, लेकिन उसका एक विचार जो है ना, वो बड़ी तकलीफ देता था। और वो ये था कि वो एथिस्ट था, नास्तिक। ईश्वर भगवान का नाम वो सुनना ही नहीं चाहता था। और उस टाइम के जो ग्रुप थे, उनका बेसिस ही गॉड था। वहां तो गॉड के अलावा चल ही नहीं सकते थे। वो तो आते ही पहले गॉड वाला मंत्र पढ़ाते थे, और वो था नास्तिक। और हर टाइम उसके मुंह में एक ही बात रहती थी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बाकी सब बढ़िया है यार, ये भगवान का चक्कर छोड़ दो, भगवान के बिना भी ये बढ़िया चलेगा। हाँ, भगवान भगवान के चक्कर में पड़े रहते, ये बढ़िया चल सकता है भगवान के बिना। तो ये सब बकवास है, ये भगवान वाली बकवास बंद करो, ये वैसे भी बढ़िया चलेगा। तो यहाँ पे बाकी मेंबर बहुत परेशान होते थे, और सबको वो दबाव डालता था इस चीज के लिए, ये इसको हटाओ, ये भगवान वाली बात हटाओ। अब ये देखो कितनी मजेदार और आश्चर्यजनक बात है कि हर व्यक्ति ये उम्मीद कर रहा था कि ये जैसा इंसान है ये पी लेगा, और इंतजार कर रहे थे। सोचो, आज की तारीख में मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ किसी मेंबर को कि ये कब पिएगा, लेकिन उस मेंबर को लेके सब उस ग्रुप के मेंबर इंतजार कर रहे थे कि कब पिएगा। क्योंकि सब ये सोचते थे कि भगवान की निंदा करने के लिए तो भाई बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये भगवान की निंदा करता है, इसको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि सोबर चल रहा था, सोबर चलता रहा। और फिर कुछ समय के बाद में मीटिंग में उसके बोलने की बारी आई। मीटिंग में बोलने की जब बारी आई तो सब कांप रहे थे डर के मारे कि ये अब कब धमाका करे। पहले तो बोलेगा, लेकिन ये भगवान को लेकर उन्होंने भी धमाका जरूर करेगा। उसने बोलना शुरू किया, जैसे आमतौर पे हम लोग भी शुरू करते हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ में। ए का ग्रेटिट्यूड है, और सब कुछ ठीक है जी, सब बढ़िया है, फेलोशिप का ग्रेटिट्यूड है, सब कुछ है। और जो है वो 12 स्टेप कॉल से जा रहा था, उसका उसने जिक्र किया कि कितना अच्छा लगता है, सारी चीजें थी। लेकिन फिर धमाका हो गया। सारी चीजें बोलने के बाद, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलने के बाद धमाका कर दिया कि भाई ये भगवान का चक्कर मेरे को समझ में नहीं आता, ये तो कमजोर लोगों के लिए है, तुम इसके पीछे छुपते हो, इसकी आड़ लेके तुम काम करते हो, ये ग्रुप को जरूरत नहीं है, इसे हटाओ। पूरे ग्रुप को कह रहा है, ग्रुप को इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं। लोगों के तो तन बदन में आग लग गई वहां, जितने मेंबर वहां बैठे थे उनके तन बदन में आग लग गई। सबके दिमाग में एक ही बात थी, इसको निकालो यहाँ से, भगाओ इसको यहाँ से। फिर वो ग्रुप के जो ओल्ड टाइमर थे, जो पुराने मेंबर थे, वो एक साइड ले गए उसको, और उसको बोला कि भाई आप यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर सकते हो, ये भगवान के बारे में ये सब उल्टी पुल्टी बातें यहाँ नहीं कर सकते हो, यहाँ तो ये बातें छोड़ दो, नहीं तो यहाँ से निकल दो, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। और ये उसी टाइम के आसपास की बात है कि जब
परंपराएं दिखनी शुरू हो चुकी थी। तो वो उसने बड़े व्यंग्य से हंसते हुए ऊपर से कुछ कागज निकाले, उसमें से कागज निकाल के उन ओल्ड टाइमर्स के सामने रख दिया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ड्राफ्ट था, उसमें लिखा था द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो उसने सीधा पूछा कि ये सिर्फ लिखने के लिए है या वास्तव में इसको फॉलो करते? कहाँ लिखा है भगवान को मानना जरूरी है? उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो पुराने सदस्य के पास कोई जवाब नहीं, एक दूसरे को देख रहे थे और चुपचाप बैठ गए, कोई जवाब नहीं। और वो जो जिम भी है वो सोबर चल रहा था और वही अपनी उसी ढर्रे पे चल रहा था। तो मिलाना है, बोलना है, भगवान के बारे में बोलना है, सब करना है। और ग्रुप वाले परेशान, और फिर वही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कब ये पिएगा, कब ये पिएगा, ये पी ले यार, ये पी ले, इससे तो अच्छा ये पी ले। इमेजिन यार, ग्रुप ये प्रार्थना कर रहा है कि ये बंदा पी ले। और देखो कैसे होता है कि कुछ टाइम के बाद में उसको बाहर जाने का मौका मिला, अपनी सेल्स की नौकरी मिली उसे बाहर, कहीं वो चला गया और कुछ दिन तक उसकी खबर नहीं आई। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसका खबर आई। उसने उस टाइम पे टेलीग्राम होता था, फोन वोन तो ज्यादा थे नहीं, तो टेलीग्राम भेजा कि पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं है। तो टेलीग्राम देखते ही सबको समझ आ गया कि भाई साहब ने पी ली है और अब कंगाल होके बैठे। सबको समझ में आ गया कि इसने पी ली है और अब कंगाल होके बैठा है। और उस टाइम पे कितना उत्साह होता था कि 12वें कदम के लिए कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी कॉल आए जाते थे, चाहे कितना भी दिक्कत हो। लेकिन इस टाइम पे कोई हिला नहीं, इतना ज्यादा परेशान थे उससे, कोई नहीं हिला। छोड़ दो उसको, देखते हैं खुद कुछ कर सकता है, शायद वो कुछ सीख ले, सबक सीख ले, शायद वो कुछ सबक सीख ले। 2 हफ्ते के बाद में ये जिम भी किसी मेंबर के घर में रात को चुपके से घुसा और सो गया। अगले दिन सुबह उस मेंबर ने देखा, वो वहां पे देख रहा था किचन में कॉफी वॉफी बना रहा था। देखा तो जिम को देखा और हंस के बात की, जैसे उसके मन में जो पीड़ा थी वो उसके चेहरे पे थी। तो उस मेंबर को समझ आ के अब ये ईमानदारी से बात, अब ये ईमानदारी से बात कर रहा है। और उसकी कहानी क्या थी कि वो गया दूसरी जगह नौकरी करने के लिए और वहां पे वो पी ली उसने। पीने के बाद में जब पैसे खत्म होने को आए तो वो एक सस्ते होटल में रुक गया। वहां से उसने टेलीग्राम भेजी, कोशिश की संपर्क करने की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया ये। तब उसके मन में भाव आया कि अब तो मेरे अपने लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब तो मेरे अपने लोगों ने भी मेरा अपना साथ छोड़ दिया, मेरी तरह के लोगों ने, मेरे शराबी भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो रात को जब वो करवटें ले रहा था बिस्तर पे, तो एक किताब उसके हाथ में आई। वो बाइबल थी, गिडियोन बाइबल। उसके बाद उसने बताया नहीं कि क्या हुआ, लेकिन उसको वहां पे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। उस रात उसको वहां कुछ न कुछ आध्यात्मिक अनुभव हुआ। 1938 की बात है और 1938 के बाद उसने कभी नहीं, और सिर्फ कभी नहीं पी नहीं, बल्कि इतना काम किया उसने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए। उसका क्या योगदान है जो हम आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दूसरे कदम में पढ़ते हैं, गॉड एज वी अंडरस्टैंड, अपनी समझ का ईश्वर। ये कंसेप्ट उसका दिया हुआ है जिंदगी का, ये उसके कहने पे इसमें प्रूव किया गया था कि ठीक है, अब आप ईश्वर डाल दो, लेकिन साथ में अपनी समझ का ईश्वर डाल दो, हायर पावर। ये सब दोनों कंसेप्ट उसके दिए हुए। तो सोचने की बात है, अगर उस टाइम पे उसको बाहर निकाल देते तो वो कैसे इतना काम करता। अब मैं आता हूँ दूसरी कहानी पे, थोड़ा समय निकल रहा है जल्दी से। फिर दूसरी कहानी है, ये एक और मेंबर आते हैं
ए के ग्रुप में या क्रॉन ग्रुप में आते हैं, दरवाजे पे खड़े होते हैं, नॉक करते हैं और वहां का जो सबसे पुराने सदस्य हैं उस ग्रुप के, उनके साथ बात करते हैं कि जो मैं शराबी हूँ, मुझे शराब से बहुत गंभीर समस्या है, मैं किसी भी तरीके से छोड़ना चाहता हूँ। उसने ये विश्वास दिला दिया उस पुराने सदस्य कि मैं किसी भी तरीके से ठीक होना चाहता। तो उस पुराने सदस्य ने, जो सबसे पुराना सदस्य था, उसने कहा ठीक है, लेकिन उस मेंबर ने, जो नया मेंबर आया था, उसने कहा मेरे साथ एक और भी समस्या, जो इससे भी बड़ा कलंक माना जाता, शराबीपन से भी बड़ा कलंक माना जाता, आज भी माना जाता है, लेकिन आज समाज में फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो गया है। उस मेंबर का नाम हम नहीं बता सकते, एनोनिमिटी है, लेकिन दूसरी समस्या थी कि वो जो है होमोसेक्सुअल था। तो ये एक बहुत, उस टाइम पे बहुत कलंक माना जाता था, समाज में बिल्कुल नहीं मानते थे इस चीज को। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे लोगे इसके साथ, आप मुझे ग्रुप में लोगे, ए में लोगे या नहीं लोगे। अब ये दुविधा पैदा हो गई, जैसे मैंने पहले कहा कि डर बहुत था कि कैसे कैसे लोग आ जाएंगे यहाँ पे, वो पता नहीं क्या करेंगे। तो दुविधा, ग्रुप क्या करे इसमें, बड़ी मुश्किल। तो उस सबसे पुराने सदस्य ने 2 और सदस्यों को बुलाया और बताओ जी क्या करना है, उनके सामने पूरी बात रखी। उनके लिए तो धमाके जैसा था, नहीं नहीं ऐसा मेंबर कैसे रख सकते हैं। पहले तो उन्होंने यही कहा, लेकिन अगर इसको हम भगा देंगे तो भाई ये तो चला जाएगा, ये तो मर जाएगा, सीधी सी बात है। अगर इसको हम मना कर देंगे, नहीं लेंगे, तो ये तो मर जाएगा। वहां पे यही डिस्कशन चलती रही काफी देर तक, यहाँ तक कि वो बाकी 2 मेंबर कहने लगे, वो जो कॉमन वेलफेयर वाली बात से पहले कही, तो भाई और बहुत सारे लोग आएंगे, एक इसके पीछे हम बातों को थोड़ी खराब कर देंगे, तो बाकी सही चल रहे हैं, एक इसके पीछे हम बातों को थोड़ी खराब कर देंगे। ये थोड़ा सन्नाटा हो। फिर वो पुराने मेंबर ने कहा कि हमें डर किस बात का, अपनी रेपुटेशन का, अपने जो सम्मान का, कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, या हमें ज्यादा डर उस बात का है। इस चीज का ज्यादा डर नहीं है कि ये बंदा क्या मुसीबतें लेके आएगा, डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। और फिर उस मेंबर ने कहा कि ये बातें करते करते मेरे दिमाग में 5 शब्द गूंज रहे हैं, इस परिस्थिति में भगवान क्या करते, व्हाट वुड द मास्टर डू, इस परिस्थिति में भगवान क्या करते। तो उसके बाद पूरा सन्नाटा, फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। भगवान किसी को मौत की सजा तो नहीं देते, कम से कम जब आती है मृत्यु तभी आती है सजा के तौर पे। हम किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकते, ये अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया। तो उस मेंबर को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में की मेंबरशिप मिल गई। अब ये मेंबर आगे चल के इन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए कितना काम किया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब इन्होंने लिखी, जो आज भी पढ़ी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट किताबों में उसकी गिनती होती है। कुछ पैम्फलेट इन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी रिपोर्ट्स तैयार करते थे। इन्होंने बहुत सारे गे ग्रुप्स खोले, समलैंगिकों के लिए ग्रुप खोले, और ये बिल डब्ल्यू के इतने नजदीक थे कि ये जो बिग बुक की जो ओरिजिनल जो प्रतिलिपि थी, वो बिल डब्ल्यू ने की वाइफ लोइस ने इनके पास रखा, इनको सौंप दी। बिल डब्ल्यू की मृत्यु के बाद इनको सौंप दी थी, और अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने ये जीएसओ को दे दी थी। उसकी एक अलग कहानी है, वो भी लंबी कहानी है, वो अलग। तो ये अगर इनको नहीं मेंबरशिप देते तो क्या हो। इन्हीं के साथ जुड़ी एक और कहानी है। जब ये एक साथ सोबर थे तो ये भी ऐसे ग्रुप की मीटिंग में बैठे थे। अब देखो कैसे शुरुआत होती है और कैसी चीज आगे बढ़ती है। ये भी एक मीटिंग में बैठे हुए थे और तभी एक मेंबर, एक सदस्य, वहां पे एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ मीटिंग में,
और देखा तो वो ब्लैक था। और उस टाइम पे अमेरिका में नस्लवाद बहुत चलता था, ब्लैक व्हाइट, गोरे और कालों में बहुत चलता था, आज बहुत कम है। तो ये वो ब्लैक था, और उस टाइम तक ए में कोई ब्लैक मेंबर नहीं था। सामान बैग टंगे हुए थे उसके कंधे पे, और इन्होंने उससे बात की। अब उसने कहा जी मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, शराब छोड़ने के लिए आया हूँ, ये सामान वामान। बोला जी मैं अभी जेल से छूट के आया। अब फिर दुविधा, एक तो ब्लैक, जेल से छूट के आया है, और फिर तीसरी चीज उसने बताई कि मैं गे हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ। अब इनके साथ तो एक समस्या थी, उसके साथ तो तीन तीन समस्या। अब क्या करें? फेसबुक के पास गए, बोले जी क्या करना है। लोगों ने देखा अनदेखा कर दिया पहली बार। तो उन्होंने फिर पूछा ग्रुप से क्या करना है, आने दे या ना आने दे। काफी देर डिलेमा चलता रहा। फिर एक पुराने मेंबर वहां बैठे हुए थे, इनफैक्ट लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे पहले। फिर एक पुराने मेंबर वहां बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम से पूछा क्या कहा, क्या कहा इसने, इसको शराब से समझता है, शराब छोड़ना चाहता है। इन्होंने कहा हाँ। तो तुरंत उनका जवाब है तो फिर और क्या चाहिए, आने दो। इनका अतीत इनके सामने आ रहा था। तो ये चीज फिर रिपीट हुई। लेकिन ये तीन कहानी के अलावा सबसे ज्यादा असर जिस घटना ने डाला है वो मैं अब शेयर करूंगा, जिसने आंखें खोली, जिसने बताया कि हमें करना क्या है। वो एक लेडी मेंबर की, उनका नाम था इरमाली बोल। वो एक ही मेंबर बनी। वो एक क्लब की डांसर थी। 1 या 2 साल वो सोबर थी, 1940-41 की बात है। कैलिफोर्निया के ग्रुप में वो मेंबर थी, और 1 या 2 साल वो सोबर थी। कैलिफोर्निया के ग्रुप ने रूल्स बना दिए, नियम बना दिए, और उन नियमों में ये था कि क्लबों में नाचने वाले कोई भी महिला हमारे ग्रुप की सदस्य नहीं बन सकती। और फिर इनको चिट्ठी भेजी गई कि आप हमारे ग्रुप की सदस्य नहीं रह सकती, या तो आप आके हमारे सामने स्पष्टीकरण दो, क्लैरिफिकेशन दो कि मैं छोड़ दूंगी क्लबों में जाना, नाचना, और नहीं तो आप एक सदस्य नहीं रह सकते। जैसे मैंने पहले कहा, मेरे ऐसा शराबी विद्रोही स्वभाव का होता है। वो ना तो ग्रुप में गई वापस, ना कोई क्लैरिफिकेशन दी, गुस्से और रिजेंटमेंट में उसने दोबारा पीना शुरू कर दिया, और दोबारा पीने का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में पी पी के उसकी मृत्यु हो गई। और इसके लिए दोषी ठहराया गया कैलिफोर्निया ए ग्रुप को। वहां से ये सबक मिला कि हम कौन होते हैं किसी को मौत की सजा देने वाले, और इसलिए किसी को भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सदस्यता से वंचित करना उसे मौत की सजा सुनाने जैसा है। तो हम किसी को मौत की सजा नहीं सुना सकते, इसलिए हम किसी को भी एक ही सदस्यता से वंचित नहीं कर सकते। तो शुरू के डर थे, वो भी जायज डर थे अपनी जगह, लेकिन बाद में ये समझ आया कि हम क्यों डर रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं। पब्लिक नजरों में आ रहे हैं हम, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हमारे पब्लिक रिलेशंस पर असर पड़ेगा, हमारे जो बाहरी दुनिया के साथ रिश्ते हैं उन पे असर पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसको तो हम झेल लेंगे। लेकिन अगर हमारे वजह से कुछ शराबी, उनको ए का संदेश नहीं मिला या उनको ए में आने से वंचित कर दिया गया, तो क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन हो। तो इन घटनाओं से, इन सारी परिस्थितियों से, इन सारी चीजों से ये सबक सीखा गया कि हम किसी को भी मना नहीं कर सकते,
एक ही सदस्यता पाने से। जैसा मैंने लॉन्ग फॉर्म में कहा था कि एक क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ग्रुप हम कह सकते हैं अपने आप को, अगर हम 2 या 3 सदस्य मिलकर रिकवरी की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ में क्वालिफिकेशन थी कि कोई भी और एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो 6ठी और 10वीं परंपरा को तरफ इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है। बिल डब्ल्यू कहता है कि हमें किसी के साथ संबंध नहीं रखना है, एफिलिएट नहीं होना है, जुड़ना नहीं है। हमारा जितना एक्सपीरियंस है ले लो, जितना भी आपके काम आता है, हमारे ए का कंबाइंड एक्सपीरियंस वो ले लो। जिसको चाहिए, बाहर में किसी भी संस्था को चाहिए ले लो, हम देने को तैयार हैं। लेकिन हम अपना नाम आपको नहीं देंगे, अपना नाम आपके साथ नहीं जोड़ेंगे। और यही चीज मुझे भी ध्यान रखनी होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, लेकिन मैं ए का नाम देने का अधिकारी नहीं हूँ किसी को। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम मैं किसी को नहीं दे सकता। ये चीज उसने बिल्कुल स्पष्ट बिल्डब्ल्यू ने लिखी है। हम किसी को वंचित नहीं कर रहे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से, मना नहीं कर रहे। लेकिन एक सदस्य होने के नाते अब यहाँ पे देखो परंपराओं की जानकारी कितनी जरूरी हो जाती है। अगर मैं तीसरी परंपरा का पालन नहीं करता हूँ तो मैं 5वीं परंपरा, जो मेरा प्राथमिक उद्देश्य है, उसका पालन कैसे करूंगा? क्या मैं संदेश पहुंचाने से पहले ये जानकारी पूरी देखूंगा कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कितने कमाता है, परिवार में कौन है, शादीशुदा है, कुंवारा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, क्या है, कौन से संप्रदाय से है? तो ये चीजें तो नहीं देखूंगा ना। बेसिक जानकारी तो प्राप्त की जाती है, लेकिन उसके आधार पर मैं भेदभाव तो नहीं करूंगा ना कि मैं इसके पास जाऊंगा और उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं रामलाल के पास जाऊंगा और श्यामलाल के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं 5वीं परंपरा का पालन तभी कर सकता हूँ जब मैं तीसरी परंपरा का पालन करूँ, और तीसरी परंपरा का पालन तभी करूंगा जब पहली परंपरा का ध्यान रखूं। सब जुड़ी हुई है आपस में, सब जुड़ी हुई है। तो इसलिए मुझे खास ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। अब वापस अगर मैंने पहला पार्ट लिया था फ्रस्ट्रेशन का, और उसके आगे मैंने ट्रैक ले गया था दूसरी किताबों की तरफ, क्योंकि जो अगला ट्रैक पैरा है फ्रस्ट्रेशन का वो थोड़ा डिफरेंट ट्रैक है। ऊपर तो कह रहा है वी आर अ बिट अफ्रेड यू विल हार्म अस, नेवर माइंड हाउ ट्विस्टेड और वायलेंट यू मे बी। पुराने डर निकल गए हैं अब। वो जो डर जिनके साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पुराने सदस्य चल रहे थे वो डर निकल गए हैं। अब हमें कोई डर नहीं है कि कोई नया व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा देगा, चाहे कितना ही बिगड़ैल हो, चाहे कितना ही उल्टी बुद्धि का हो, चाहे कितना ही वायलेंट हो, हमें डर नहीं है। हमें वो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। ए ऐसे होल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ। वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, आज भी वो चीजें रह रह के उठ के आती हैं कई बार। लेकिन आज हमें पता है कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है। अब जैसे बात कर रहा था कि भी ये नियम तो बनाए नहीं हुए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, लेकिन हमारे पास स्पेशल ग्रुप्स हैं। स्पेशल ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने। कुछ ओनली लेडीज ग्रुप है जहाँ सिर्फ लेडीज जाती हैं, यहाँ कुछ सिर्फ हैंडीकैप्स के लिए ग्रुप्स हैं, कुछ सिर्फ गेज के लिए ग्रुप्स हैं। इस तरह के स्पेशलाइज ग्रुप्स भी हैं। लेकिन वो क्यों है? कारण ये है कि वहां पे हम जो है, जो उन ग्रुपों से जुड़ते हैं, वो अपनी शराबीपन की वजह से जो हैंडीकैप को या लेडीज को जो समस्याएं आ रही हैं, वो दूसरी कंबाइंड मीटिंग्स में कई बार शेयर नहीं कर पाते, यहाँ आइडेंटिफिकेशन उतनी नहीं मिलती। तो इन स्पेशल ग्रुप्स में उनको वो आइडेंटिफिकेशन मिलती है, वो पहचान मिलती है, ताकि वो साथ बैठ के
एक लेडी होने की वजह से शराबीपन को लेके जो समस्याएं उनको आ रही हैं वो दूसरों के साथ डिस्कस करती हैं, आइडेंटिफिकेशन मिलती है, लेकिन मिलते वहां पे वो एक ही सदस्य के तौर पे ही। ऐसा नहीं है कि वो किसी और तरीके से मिलते हैं। वहां पे जो बात होती है एक ही बात होती है, रिकवरी की बात होती है, और एक ही सदस्य के तौर पे ही वो मिलते हैं वहां पर। कोई और अन्य उनका एफिलिएशन नहीं होता। तो कोई भी स्पेशल पर्पस ग्रुप हो सकता है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है। तो ट्रेडिशन 3 मुझे क्या बता है, मेरे पास पूरी आजादी, ऐसी आजादी कहीं और नहीं। मैं कमरे में आ जाऊं, मैं आके बैठ जाऊं और बोल दूं कि मैं एक सदस्य हूं, मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। तीसरी परंपरा का निचोड़ ये कहता है मुझे कि मुझे पूरी आजादी एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और मुझे ही नहीं, मेरे सारे साथी सदस्यों को पूरी आजादी है कि मैं एक सदस्य जब तक मैं चाहता हूं, जब तक मैं कहता हूं मैं एक सदस्य हूं, मैं तब तक एक सदस्य हूं। और एक और उदाहरण मुझे याद आता है इसी संदर्भ में कि मैं शायद 2 साल सोबर था उस समय, और परंपराओं का तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मीटिंग का जो माहौल था उसे पता चलता था कि हर तरह के लोग वहां पे आते थे। टूटी चप्पल पहन के भी आ रहा है और ब्रांडी शूज पहन के भी आ रहा है, हर तरह के मेंबर आ रहे हैं। तो उसी दौरान में एक मेंबर जो है एक न्यू कमर को लेके आया, और जब वो न्यू कमर कमरे में घुसा तो सबकी आंखें जो है ना फैल गई थी, क्योंकि उसके शरीर पे इतने घाव थे, चेहरे से लेके और पैरों तक जगह जगह इतने घाव थे, कपड़े अस्त व्यस्त, जगह जगह इतने घाव थे, दवाई लगी हुई थी, खुले घाव, लाल लाल दवाई लगी हुई, लाल लाल नजर आ रहा पूरा शरीर। और उसको मीटिंग में वो बैठा न्यू कमर, उसके लिए भी उसी तरीके से स्टोरी दी गई, रिकवरी शेयर की गई। वो सब पता लगा था अपनी सड़क से उठ के आया है। अब मैं सोचता था उस टाइम, आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं ए में ना होता और बाहर ये व्यक्ति मुझे मिलता ऐसे सड़क पे पड़ा हो, शरीर पे इतने घाव, तो पूरी संभावना थी मैं घृणा से मुंह फेर के निकल जाता कि नहीं यार, इसकी तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा, इससे तो साइड से निकल लो। लेकिन उस दिन उस मीटिंग के बाद ना सिर्फ मैंने बल्कि उस मीटिंग के हर मेंबर ने उसे गले लगाया, उसे बताया कि तू सही जगह पे आ गया है, तू ठीक हो जाएगा, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा।